जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। कुछ महीनों पहले ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि यूएस और भारत के बीच F-35 फाइटर की डील को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि इन दावों की औपचारिक रूप से पुष्टि आज तक नहीं हुई है, क्योंकि ना तो यूएस की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से किसी ने भी औपचारिक रूप से आज तक ये बात नहीं कही है कि F-35 को लेकर उनके बीच कोई बातचीत चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी यूएस भारत की F-35 डील को लेकर स्पेकुलेशन समय समय पर हमको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि क्या होगा अगर इंडियन एयरफोर्स वाकई में F-35 फाइटर्स को ऑपरेट करे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले इस F-35 के कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो F-35 यूएस कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया एक सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और जिसे एयर सिक्योरिटी और स्ट्राइक मिशंस दोनों ही तरीके से परफॉर्म करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इसे खास तौर पर यूएस और नेटो फोर्सेस की सर्विस में मौजूद F-16, F-15, A-10 और F-18 जैसे जेट्स को रिप्लेस करने के लिए विकसित किया गया था। और इस एयरक्राफ्ट के 3 मेन वेरिएंट्स हैं। एक है F-35A जो कि कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट है। दूसरा है F-35B जो कि शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाला एयरक्राफ्ट है। और तीसरा है F-35C जिसे खास तौर पर कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए विकसित किया गया है। और जब इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जो ये F-35 वाली परियोजना है ये आगे चलकर यूएस की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक होगी। और ये इतना महंगा एयरक्राफ्ट है कि अगर यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी और यूएस मरीन कोर की सर्विस में मौजूद सारे फाइटर्स को अगर आप F-35 से रिप्लेस करने जाएंगे तो ये कॉस्ट 1.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर चली जाएगी। मतलब ये इतनी अधिक कीमत है कि एक पाकिस्तान जैसा देश आप इसमें खरीद सकते हैं। और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध एक डेटा के मुताबिक F-35A की पर यूनिट कॉस्ट है 110.3 मिलियन यूएस डॉलर्स और जबकि F-35B की है 135.8 मिलियन यूएस डॉलर्स और F-35C की है 117.3 मिलियन यूएस डॉलर्स। और अभी ये कॉस्ट बिना वेपन पैकेज की बताई गई है और इसमें डिपो मेंटेनेंस, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड हैं। तो ये था दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर्स में से एक F-35 का छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत ने 18 मई 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण किया था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस टेस्ट को ऑफिशियली एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी यूएस की तरफ से फिर इस बात की पूरी कोशिश की जाने लगी कि भारत फिर कभी दोबारा से अपने परमाणु बमों का परीक्षण ना कर पाए। लेकिन फिर 1998 में यूएस की खुफिया एजेंसी के नाक के नीचे भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी कंडक्ट किया और जिसमें 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट किया गया था। हालांकि इस टेस्ट के बाद से यूएस ने भारत पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन इन टेस्ट से यूएस को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि एशिया में भारत एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर सेक्टर में काफी कुछ बड़ा करने की क्षमता रखता है। और फिर इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस ने भारत के साथ धीरे धीरे अपनी दोस्ती को बढ़ाना शुरू किया और आखिरकार जाकर भारत और यूएस के बीच एक न्यूक्लियर डील भी संपन्न हो पाई। लेकिन यहाँ पे सवाल ये जरूर रह जाता है कि इस मामले पर यूएस की दोस्ती क्या यूएस के किसी प्लानिंग का हिस्सा थी या फिर इससे भारत के न्यूक्लियर सेक्टर को वाकई में कोई फायदा पहुंचा भी है। तो अगर आप इन सवालों का जवाब जानने की इच्छा रखते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे द यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील नाम की एक खास ऑडियो बुक जो कि भारत के लीडिंग ऑडियो शोज कुकू एफएम पर हिंदी में उपलब्ध है और इसका पहला एपिसोड आप सभी व्यूअर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी कुकू एफएम की मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप इनके अगर मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन में 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बस ध्यान रहे ये जो ऑफर है केवल फर्स्ट 250 यूजर्स तक के लिए ही वैलिड है। वापस आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। अब बात करते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका भारत को वाकई में F-35 का ऑफर दे। तो देखिए अभी के समय की स्थिति कुछ इस तरीके से है कि चाइना जो कि अपने आप को दिन प्रतिदिन एक्सपेंड करता जा रहा है, चाइनीज नेवी जो कि संख्या के मामले में ऑलरेडी यूएस नेवी को पीछे कर चुकी है और अभी के समय चाइना यूएस के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है। और इस रीजन में अगर चीन को काउंटर करना है तो केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो यहाँ पे पावर को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। और वहीं इसी के साथ अगर ताइवान पर चीन की इन्वेजन का खतरा बढ़ जाता है तो ऐसे में इस बात की संभावना और बन जाएगी कि यूएस पूरी कोशिश करेगा कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को उनकी लेटेस्ट यूएस टेक्नोलॉजीज के साथ इक्विप्ड करे। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर इंडियन आर्म फोर्सेस
रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर रही होती तो बहुत चांसेस थे कि MMRCA 2.2 डील में यूएस अपने F-35 तक का ऑफर दे सकता था। पर चूंकि अब इंडियन आर्म फोर्सेस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रही है, चूंकि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो S-400 और F-35 के एक साथ ऑपरेशन को लेकर चिंतित है। और ये बात हमने टर्की वाले केस में देखी थी, क्योंकि यूएस को इस बात का डर है कि अगर ये दोनों सिस्टम एक साथ ऑपरेट होते हैं तो S-400 F-35 के डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज कर लेगा और जिससे वो यूएस के 5th जनरेशन फाइटर के खिलाफ और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और इसके अलावा इन सिस्टम्स के स्मूथ ऑपरेशन के लिए S-400 के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की सपोर्ट की जरूरत भी पड़ेगी, जो कि है रशिया। तो ऐसे में यूएस को इस बात का भी डर है कि सेंसिटिव डेटा रशिया के हाथ लग जाएगा। और टर्की ने जब रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लिया था तो फिर यूएस ने टर्की के साथ F-35 की डील को कैंसिल कर दिया था। और इसके साथ जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि F-35 एक रशियन इंटेलिजेंस कलेक्शन प्लेटफॉर्म के साथ एक साथ अस्तित्व में नहीं हो सकता है, जिसका इस्तेमाल इसके एडवांस कैपेबिलिटीज को जानने के लिए किया जाए। तो इसलिए भारत के मामले में भी ये संभावना खत्म हो जाती है कि भले ही यूएस गवर्नमेंट भारत को S-400 के मामले में कैटसा में छूट दे सकता है, लेकिन इस बात की संभावना ना के बराबर है कि यूएस इस बात के लिए भी एग्री हो जाए कि F-35 और S-400 एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेस नहीं किया और यूएस ने भारत को F-35 का ऑफर दे दिया है, लेकिन इस वाले सिनेरियो में भी इस बात की संभावना अभी भी कमी रहेगी कि शायद ही कभी इंडियन एयरफोर्स F-35 को इंपोर्ट करने पर विचार करे। और इसके पीछे के कुछ खास कारण हैं। सबसे पहला कारण है F-35 की कीमत। तो जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि F-35 दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स में से एक है और F-35A की पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है लगभग 110 मिलियन US$ से भी ज्यादा, और अभी इसमें वेपन पैकेज इंक्लूड नहीं किया गया है। और वहीं अगर बात करें F-35 की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट की तो वो है अभी करीब $33,000, और जिसको लेकर लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि ये 2023 तक $30,000 तक नीचे आ जाएगी। और ऐसे में अगर आप कंपेयर करते हैं इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट रफाल फाइटर्स को, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर है, तो इन केस में भी हमने देखा था कि रफाल की कॉस्ट भी वेपन पैकेज, ग्राउंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सभी के साथ काफी ज्यादा थी। लेकिन रफाल की जो पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें पड़ती है वो पड़ती है अराउंड $12,000 to $16,000। वैसे अगर आपको इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स के पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर भी हमने एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बाकी इन सारी बातों को कहने का मतलब यही है कि F-35 ऑपरेट करने के लिए सबसे महंगे फाइटर्स में से एक है। आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि F-35 की जो पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें पड़ती है, अगर वो $30,000 भी है तो भी वो रफाल फाइटर के ऑपरेटिंग कॉस्ट का 2 गुना है। इसके अलावा एक 4.5 जनरेशन फाइटर के कंपैरिजन में जो 5th जनरेशन फाइटर होता है उसकी मेंटेनेंस भी काफी महंगी पड़ती है, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर्स में खास तरह की स्टेल्थ कोटिंग होती है जो कि उन्हें दुश्मन की रडार से बचाते हैं। और F-35 के केस में भी यही होता है कि इसकी जो स्टेल्थ कोटिंग है उसको मेंटेन रखने के लिए इसे खास तरह के हैंगर्स में रखा जाता है जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें कंट्रोल में हो। और अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर यूएस नेवी के कुछ ऐसे F-35 फाइटर्स की तस्वीर सामने आई थी जिनमें सी कंडीशंस के चलते जंग लगने वाले इश्यूज को आप साफ तौर पर ऑब्जर्व कर सकते थे। और अगर 5th जनरेशन फाइटर पर जंग लग रहा है तो उसका असर एयरक्राफ्ट के रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग पर पड़ेगा, जो कि उसको डैमेज कर देगा। और अगर अब ऐसी स्थिति में ये फाइटर्स भारत के ट्रॉपिकल ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट होंगे तो उनमें भी हमें जंग लगने वाली समान समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इंडियन एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो स्टेल्थ वाला फीचर है वो हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें स्टेल्थ फाइटर चाहिए ही नहीं। ऑफकोर्स हमें चाहिए, क्योंकि स्टेल्थी एयरक्राफ्ट निश्चित रूप से इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को काफी हद तक बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जब हमारी फाइटर स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम हो रही है तो अभी हमारी प्रायोरिटी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पर भी काफी ज्यादा है। और वैसे भी अगर आपको फाइटर्स को स्टेल्थी कंडीशंस में ऑपरेट करना है तो फिर आपको वेपन्स और फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो एडवर्सरीज हैं, खास करके चाइना, तो उसके पास भी एक प्रॉपर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज की कमी है। लेकिन चाइना के पास नॉन स्टेल्थी सही लेकिन एडवांस फाइटर्स हैं और जो कि अच्छी खासी संख्या में है। हालांकि चाइना ने J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर्स को विकसित किया है, लेकिन उनकी जो स्टेल्थ वाली कैपेबिलिटी है वो अभी भी एक सवाल ही है और अभी उन्हें बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस भी नहीं किया गया है। और इसके अलावा चाइना कुछ और 5th जनरेशन फाइटर्स पर भी काम कर रहा है, लेकिन उन्हें भी अभी आने में समय है। लेकिन इसी तरीके से भारत भी अपना खुद का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है, जिसे हम जानते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMC के नाम से। तो ऐसी स्थिति में एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने के बजाय इंडियन एयरफोर्स नॉन स्टेल्थी लेकिन एडवांस फाइटर्स को ले सकती है, जो कि हमारी फाइटर स्क्वाड्रंस की घटती हुई स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और उन्हें ऑपरेट करना F-35 जैसे फाइटर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा सस्ता भी होगा। और वैसे भी इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स के लिए F-35 की एक सिंगल स्क्वाड्रन ही पर्याप्त है, क्योंकि F-35 को लेकर एक कहावत बहुत मशहूर है कि ये एक स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसे आप हर दिन नहीं चला सकते हैं, बस आप इसे वीकेंड्स में ही निकालते हैं। और इन सबके अलावा अभी के समय हमारा डिफेंस बजट कुछ ऐसा है कि हम F-35 जैसे एक्सपेंसिव फाइटर को अच्छी खासी संख्या में ऑपरेट कर सकें।
क्योंकि F-35 इतना महंगा फाइटर है कि इसके पायलट जो हेलमेट इस्तेमाल करते हैं उसके अकेले की कॉस्ट $4 लाख के आसपास है। इतने में आप एक फरारी खरीद सकते हैं। और अगर बजट हो भी तब भी F-35 किसी भी एयरफोर्स का वर्क हॉर्स नहीं बन सकता है। और इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी भी अधिक से अधिक F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर्स के लिए जाती है। यानी ये कहने का मतलब यह है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में F-35 फाइटर्स आते हैं तो इससे हमें फायदे कम और समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, इनको मेंटेन करने से हमारी बजट पर असर पड़ेगा तो उससे हमारे जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करने में हमें दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा अगर इंडियन एयरफोर्स F-35 को खरीदने का सोचती भी है तो भी ये यूएस की कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आएंगे, जैसे कि हम इन्हें कहीं भी अपने हिसाब से डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, इस तरह की कुछ फालतू की टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के खिलाफ है। और इस सबके अलावा अगर हम इसमें स्वदेशी वेपन्स को इंटीग्रेट करना भी चाहें तो वो एक अलग समस्या है यूएस फाइटर जेट्स के साथ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि F-35 को ऑपरेट करना केवल नुकसान ही देगा, बल्कि इन सभी लिमिटेशंस के बावजूद F-35 के ऑपरेशन से इंडियन एयरफोर्स को कुछ फायदे भी जरूर होंगे। पहला तो ये कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा फाइटर होगा जिसकी कैपेबिलिटीज को फिलहाल के लिए कोई मैच नहीं कर सकता है, और जिस वजह से हमारे एडवर्सरीज के पास इसको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा खास फाइटर भी नहीं रहेगा। इसके अलावा F-35 की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी भी अनमैचेबल है, खास करके इसका बेहद ही एडवांस सेंसर सूट। इसके अलावा इस फाइटर में है सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डीड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इस तरह की कैपेबिलिटीज F-35 की जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है वो भी बेहद ही एडवांस मानी जाती है, जो कि आपको एक फास्ट, रिलायबल, सिक्योर और सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। और इसकी नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर कैपेबिलिटीज अभी के समय इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में मौजूद किसी अन्य प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सुपीरियर है। F-35 के जो सेंसर फ्यूजन है वो पूरे बैटलफील्ड की एक सिंगल इंटीग्रेटेड पिक्चर को क्रिएट कर सकता है, जिससे आपकी अवेयरनेस, सर्वाइवेबिलिटी और लिथलिटी ये सारी चीजें काफी हद तक बढ़ जाती हैं। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि F-35 को ऑपरेट करने के अपने कुछ अलग ही फायदे हैं, और उनमें से कुछ फायदे तो ऐसे हैं जो केवल F-35 ही दे सकता है। पर खैर, अगर इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पर जाया जाए तो हम यही कह सकते हैं कि अगर यूएस F-35 ऑफर कर भी दे तब भी इस बात के चांसेस कम ही रहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स शायद ही कभी F-35 को खरीदने पर विचार करे, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी पर फाइनेंशियल बर्डन बनेगा जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस को भी प्रभावित करेगा। और इतना ही नहीं, किसी 5th जनरेशन फाइटर को इंपोर्ट करने से हमारा जो अपना खुद का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। और इसलिए F-35 को खरीदने के बजाय भारत यूएस से AMCA प्रोग्राम में कुछ तकनीकी सहायता ले सकता है, और जिसमें जेट इंजन की टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट रहेगा। और बाकी अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हम स्टेल्थ फाइटर्स जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू FM प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। बस ध्यान रहे, जो ये ऑफर है केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।